आज हम बात करेंगे पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस पे और ये पॉलिटी के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके पेपर में यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में काफी मदद करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिससे आपको सीखने को मिलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे हमको एलिमिनेशन मेथड से प्रयोग करना चाहिए। इन सभी बातों पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। कई बार परीक्षाओं में आरएएस के पेपर में भी जो है इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है? और आपने बलवंत राय मेहता समिति पढ़ा होगा, अशोक मेहता समिति पढ़ा होगा। कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन लेकर आया हूं, चाहे आरएएस का पेपर दीजिए, चाहे किसी भी स्टेट का पेपर दीजिए, चाहे कोई भी पेपर दुनिया का दीजिए। हमने इलेक्शन कमीशन से प्रश्न उठाया, डीपीएसपी से प्रश्न उठाया, फंडामेंटल राइट से प्रश्न उठाया, मनी विल से प्रश्न उठाया, निर्वाचन आयोग से प्रश्न उठाया, सीएजी से प्रश्न उठाया, पंचायती राज व्यवस्था से प्रश्न उठाया, त्रिस्तरीय द्विस्तरीय से प्रश्न उठाया कि बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। इसके साथ साथ जितने भी मैं आपको क्या है, महाधिवक्ता क्या होते हैं, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल किसे कहते हैं, सीएजी क्या होता है, किसने उसे जो है बड़ा अधिकारी कहा है। तो जितने भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उससे क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं। आपका काम यह है जो आप तैयारी कर रहे हैं उसको अच्छे से रिकॉल करते रहिए। मैं रोज 15 क्वेश्चन का एक श्रृंखला लेके आऊंगा, चाहे हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी हुआ, सभी से प्रश्न लेकर आऊंगा और आपके सामने कराने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ये पॉलिटी का ही क्वेश्चन हुआ है आपका और इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि अशोक मेहता समिति से संबंधित मुख्य सिफारिशों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। आपने बलवंत राय मेहता समिति पढ़ा होगा, अशोक मेहता समिति पढ़ा होगा। अब पहला क्वेश्चन कर रहा है कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने स्थापना की। दूसरा कर रहा है कि एक अलग संस्था के रूप में न्याय पंचायतों की स्थापना किया। तीसरा कर रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में, इलेक्शन में राजनीतिक दलों की खुली सहभागिता होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक सही है, केवल 1 और 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है और ये सभी मतलब सभी सही है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस तरह के प्रश्न में अगर आप देखें तो इस तरह के प्रश्न में आपको करना क्या है, आपको जो मेन चीजें हैं उसको लेकर चलना है। आप जानते हैं कि अशोक मेहता जो समिति थी, सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आई 1957 में और अशोक मेहता समिति की कुछ सिफारिशें थी। उस सिफारिशों में यह कहा गया था, चूंकि बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय की बात करता है, लेकिन अशोक राय मेहता जो समिति है वो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की बात करता है। किसकी? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं, पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं। बात समझ में आया सभी को? जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद, उसके नीचे 15 से 20 हजार तक की जनसंख्या वाले गांव के समूह के लिए एक मंडल पंचायत की स्थापना की बात उन्होंने किया था। एक अलग संस्था के रूप में अगर बात करें तो न्याय पंचायत की स्थापना, जिसकी अध्यक्षता न्यायाधीश द्वारा की जाए, यह बात की गई थी। क्योंकि पंचायती राज जो संस्थाएं हैं कि निर्वाचन में राजनीतिक दलों की खुली सहभागिता हो, इसी उद्देश्य से इन संस्थाओं के निर्वाचन की व्यवस्था जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा की जाए, इसलिए किया गया था। बात समझ में आया सभी को? तो इस क्वेश्चन में यही सब चीजें आपको दी गई हैं। अशोक मेहता समिति पहला जो पूछ रहा है आपसे, अब ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करना बिल्कुल सही बात है। इसमें हम द्विस्तरीय की बात ही बिल्कुल सही बात है। दूसरा, एक अलग संस्था के रूप में न्याय पंचायतों की स्थापना, यह भी सही बात है। तीसरा है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में राजनीतिक दलों की खुली सहभागिता, यह भी सही बात है। क्योंकि जब राज्य पंचायत की बात आती है तो जो चुनाव कराता है वह राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, न कि केंद्र का कराता है। क्योंकि पंचायत किसका विषय है? राज्य का विषय है, तो राज्य का निर्वाचन आयुक्त कराएगा, न कि केंद्र का निर्वाचन आयुक्त। बात समझ में आया? और इसीलिए कराया गया कि ताकि ग्रामीण, जो कि गांधी जी भी हमेशा कहते थे कि सत्ता का क्या होना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इसीलिए चूंकि पंचायती राज संस्थाओं में खुली सहभागिता हो, आज भी जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है या क्षेत्र पंचायत का चुनाव होता है या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, तो जनता क्या करती है? डायरेक्ट वोट करती है। लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष का जब चुनाव होता है तो जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं। जैसे आप ही लोग हैं, आप अपना विधायक चुनते हैं, आप अपना मुख्यमंत्री नहीं चुनते हैं। सारे लोग विधायक होते, उसी में से कोई मुख्यमंत्री बनता है, उसी में से कोई कैबिनेट मंत्री बनता है, या सारे लोग जो प्रधानमंत्री कोई नहीं चुनता है। आप सिर्फ अपनी लोकसभा के संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुनते हैं, उसी लोकसभा के सदस्य में से कोई देश का क्या बन जाता है? प्रधानमंत्री बन जाता है। तो इसमें जितने भी ऑप्शन थे, क्योंकि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? तो अशोक राय मेहता ने चूंकि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की इन्होंने बात किया था। क्लियर है सभी को? चलिए दूसरे प्रश्न पे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न,
दूसरा प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? अनुच्छेद 243H, अनुच्छेद 243E, अनुच्छेद 243F और अनुच्छेद 243G। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि बताइए, चूंकि कई बार परीक्षाओं में आपके आरएएस के पेपर में भी जो है इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं से संबंधित आपसे ये पूछ लेता है कि जो कार्यों की सूची होती है उस किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। अगर आपने पंचायती राज संस्थाओं के बारे में पढ़ा है या ग्राम पंचायत के बारे में आपने पढ़ा है, जब ग्राम पंचायत पढ़ा होगा, डीपीएसपी आपने पढ़ा होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या बोलते हैं इसे, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ा है आप लोगों ने। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आप जानते हैं कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक क्या है, डीपीएसपी है। डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह पढ़ा होगा आप लोगों ने, आपके पॉलिटी वाले सर ने डीपीएसपी पढ़ाया होगा संविधान से। और इसी में डीपीएसपी में आर्टिकल 40 पढ़ा होगा, ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में बताया गया है। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में जिक्र किया गया है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं, यहां पर सिर्फ आपसे पंचायती राज संस्थाओं की बात यहां पर किया गया है। अब पंचायती राज संस्थाओं की जो जिक्र किया जाए तो अनुच्छेद जो है आर्टिकल 243G में, किसमें, आर्टिकल 243G में जो है पंचायती राज संस्थाओं के 29 कार्यों की सूची दी गई है। इन कार्यों में ऐसे 29 का विषयों को जो पूर्व में राज्य सूची की 11वीं अनुसूची में शामिल थे। याद रखिएगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इस कार्यों की जो वास्तविकता थी, हस्तांतरण राज्यों को कानून पर निर्भर करता है, किंतु भारतीय संविधान का आर्टिकल 243G में पंचायतों की शक्तियां, उसके अधिकार और उसका उत्तरदायित्व, इसे भी शामिल किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद 243G क्या है, तो इसमें कह सकते हैं कि पंचायतों को शक्तियां, लिख लीजिए, पंचायतों को शक्तियां, पंचायतों को शक्तियां, इसके साथ साथ उसका क्षेत्राधिकार क्या है। भाई अधिकार तो कोई होना चाहिए, शक्ति ही तो सब कुछ नहीं है, शक्ति के साथ साथ अधिकार भी होना चाहिए। और इसके साथ साथ उसका उत्तरदायित्व भी शामिल किया गया, उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व शामिल। क्लियर है सभी को? तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को मिल गया होगा, अनुच्छेद 243G इसका सही जवाब है। क्लियर है सबको? चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन लेकर आया हूं। चाहे आरएएस का पेपर दीजिए, चाहे किसी भी स्टेट का पेपर दीजिए, चाहे कोई भी पेपर दुनिया का दीजिए, ये सारे प्रश्न आपको वहीं मिल जाएंगे। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, ग्राम स्तरीय या इनमें से कोई नहीं? अभी हमने सबसे पहला ही जब हमने क्लास स्टार्ट किया और हमने कहा कि सर बलवंत राय जो मेहता समिति थी, वो मेहता समिति हमेशा, चूंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम इस देश में चला, पंचवर्षीय योजना इस देश में चला, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कामकाज की समीक्षा के लिए किया गया था। इस देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला। क्या चला? सामुदायिक, ऐसे लिख लीजिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला। क्या चला? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो चला, उस सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कामकाज की समीक्षा के लिए किया गया था। क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं की अगर हम बात करें तो पंचायती राज संस्थाएं त्रिस्तरीय प्रणाली की बात करता है, जिसमें ग्राम पंचायत की बात होती है, जिसमें पंचायत समिति की बात होती है और जिसमें जिला परिषद की सिफारिशों की बात किया जाता है। तो बलवंत राय मेहता समिति से ही आपसे प्रश्न पूछा गया है, इसमें त्रिस्तरीय की बात इसमें किया गया है। और इन त्रिस्तरीय का मतलब यहां पर यह हो जाएगा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, लिख लीजिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और इसके साथ साथ जो है जो तीसरी चीजें हैं जिला परिषद। क्योंकि ग्राम पंचायत में किसका चुनाव होता है? ग्राम पंचायत
के जो लोग चुनाव लड़ते हैं, जैसे जो प्रधानी का चुनाव होता है वो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है। पंचायत समिति यानी कि क्षेत्र पंचायत की बात की गई, और जिला परिषद मतलब जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव होता है उसे जिला परिषद कहते हैं। इन तीनों की बात इसमें किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। ग्राम पंचायत हो गया, पंचायत समिति हो गई, और जिला परिषद की बात बलवंत राय मेहता समिति में की गई है। और यह समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? नवंबर 1957 में किया था। तो ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है बलवंत राय मेहता समिति से, तो इसको भी आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न भी आपका पंचायती राज संस्थाओं से ही ये प्रश्न पूछा गया है। अच्छा, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैं आगे बढ़ जाता हूं। चौथा प्रश्न देख लीजिए। इसमें चौथा प्रश्न जो है इसमें आपसे, हाँ, ये चौथा प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रणाली में समान है? आप जानते हैं कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हें जनता का सदन भी कहते हैं। जो लोग लोकसभा के सदस्य होते हैं वो भी सांसद होते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो भी सांसद होते हैं। लेकिन लोकसभा क्या होती है? सबसे पहले तो ये जानिए कि जो हमारा पार्लियामेंट होता है, जो हमारा संसद होता है, वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक लोकसभा, एक राज्यसभा और तीसरा हमारा प्रेसिडेंट। जब भी कोई भी विधेयक आता, अमेंडमेंट आता है, या तो लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा और फाइनल अप्रूवल के लिए जाता है राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर कर देते हैं तो ये देश का क्या बनता है? कानून बनता है। राज्यसभा चूंकि जनता वोट राज्यसभा के सदस्य का नहीं करती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि राज्यसभा का वोटिंग करते हैं। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है, इसलिए जनता डायरेक्ट उसमें वोट करती है। प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप लोकसभा का सदस्य बनिए, आप राज्यसभा के सदस्य भी हैं तो भी आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन इस प्रश्न में एक कंडीशन है कि लोकसभा का सदस्य मतलब चुनाव लड़ने के लिए जो उम्र होनी चाहिए वो 25 होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपका उम्र जो है 30 साल होना चाहिए। इस प्रश्न में यह कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की चुनाव प्रणाली में समान है? पहला, 18 वर्ष से ज्यादा की उम्र का हर नागरिक मतदान करने के योग्य है। दूसरा, विभिन्न प्रत्याशियों के बारे में मतदाता अपनी पसंद का वरीयता क्रम में चुनाव करता है। तीसरा, प्रत्येक मत का मूल्य जो समान मूल्य होता है। चौथा, विजयी उम्मीदवार को आधे से अधिक मत प्राप्त होने चाहिए। यह आपसे प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा रहा है। इसमें जो क्वेश्चन का जो जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने कराया, चाहे पंचायती राज संस्थाओं से हो, चाहे लोकसभा राज्यसभा से हो, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि चाहे राज्यसभा हो, लोकसभा सदस्यों के चुनाव प्रणाली में समान ये होता है कि प्रत्येक मत का जो मूल्य होता है वो क्या होता है? वो समान होता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में प्रत्येक मत का जो मूल्य होता है वो समान होता है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनाव होता है, प्रणाली प्रयोग इसमें की जाती है। किंतु राज्यसभा के लिए समानुपातिक जो है प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जनता डायरेक्ट वोट करती है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव हो, विधान परिषद का चुनाव हो, तो जनता वोट नहीं करती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं। क्लियर है सबको? तो लोकसभा के निर्वाचन में जनता डायरेक्ट वोट कर रही है ना, इसीलिए इस बात को कहा गया कि प्रत्येक मत का मूल्य क्या होता है? समान होता है। तो ये बात याद रखिएगा कि लोकसभा और विधानसभा में तो जनता वोट करती है, लेकिन राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं। जैसे हम विधायक चुनते हैं, विधायक लोग क्या करते हैं? जाकर राज्यसभा के सदस्य की जब वोटिंग होती है तो हर राज्य के जितने भी विधायक होते हैं उनके वोट का मूल्य अलग अलग होता है। क्लियर है? तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। पांचवें प्रश्न पे बात किया जाए। पांचवा प्रश्न जो है आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक हैं और यह बताने के लिए कौन सा कारण सही नहीं है। पहला कह रहा है कि भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता है। दूसरा कह रहा है भारत में चुनाव आयोग की काफी स्वतंत्रता है। तीसरा कह रहा है कि भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु प्रत्येक व्यक्ति मतदाता है। और चौथा है कि भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार कर लेती हैं। क्योंकि भारत क्या है, भारत का जब संविधान लिखा गया तो पूरी दुनिया के सारे संविधान को हमारे संविधान विदों ने पढ़ा, उसके बाद जाकर उन्होंने भारत का संविधान लिखा। और पूरी दुनिया का जब इस संविधान जहां से जो चीजें अच्छी लगी उन्होंने एडॉप्ट कर लिया। कहीं से उन्होंने फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार ले लिया, कहीं से उन्होंने डीपीएसपी ले लिया यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ले लिए, कहीं से उन्होंने आपात उपबंध ले लिया। मतलब जहां से जो चीजें अच्छी लगी उन्होंने वो काम वहां से करना चालू कर दिया। लेकिन अगर आप देखें
तो चुनाव क्या है, चूंकि भारत का संविधान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित फॉर्म में संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान क्या है, अलिखित संविधान है। यहां पर चुनाव चूंकि लोकतांत्रिक है और यह बताने के लिए कौन सा कारण सही नहीं ये पूछ रहा है, तो भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता है, क्या ये कोई कारण है क्या? ये तो बात तो सही है, लेकिन यहां तो नहीं पूछा है। भारत में चुनाव आयोग काफी स्वतंत्र, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन आप देख ही रहे हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु प्रत्येक व्यक्ति मतदाता है, बिल्कुल 18 साल पहले, 18 साल जो है कोई भी है तो वो देश का नागरिक है, तो वो क्या कर सकता है, वोटिंग कर सकता है। लेकिन भारत में चुनाव हारने वाली जो पार्टियां जो है जनादेश स्वीकार कर लेती हैं, ये ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक होने के कारण इसकी विशालता है, स्वर स्वीकारता जो है, और इसे प्रमाणित करने का कारण भी तो बताना पड़ेगा। चूंकि भारत में चुनाव लोकतांत्रिक होता है और चुनाव हारने वाली पार्टियों द्वारा जनादेश स्वीकार करना नहीं है। क्लियर है? जबकि यहां पर लिख रहा है स्वीकार कर लेती है, ये ऑप्शन गलत है, इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, गलत जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन छठवां प्रश्न, क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से, चलिए छठवां प्रश्न आ गया, फिर से देख लेते हैं इसको। भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस एक के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निर्वाचन आयोग से आपसे यानी कि प्रश्न पूछ रहा है कि संविधान निम्न किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? आर्टिकल 321 द्वारा, आर्टिकल 322 द्वारा, आर्टिकल 323 द्वारा या आर्टिकल 324 द्वारा? निर्वाचन आयोग के बारे में अगर आपने पढ़ा है या इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा है, तो इलेक्शन कमीशन का जो जिक्र है उसके बारे में पढ़ा है, तो भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है जिस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 324। चूंकि वो निर्वाचन आयोग का प्रावधान है और इसके अनुसार जो है, जो चुनाव आयोग होता है यानी कि जो इलेक्शन कमीशन होता है, उसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की बात किया गया है। तो निर्वाचन आयोग में जो इलेक्शन कमीशन होता है, क्या इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन होता है, इलेक्शन कमीशन में इसमें क्या होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और उसके साथ साथ क्या होते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, निर्वाचन आयुक्त होते हैं। लेकिन आपसे यही पूछा गया है, चुनाव आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनकी संख्या जो है, जो देखा जाए तो समय समय पर निश्चित की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा निश्चित की जाती है। इन सभी निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है और संसद की बनाए गए कानून के आधार पर इनकी नियुक्ति भी किया जाता है। तो कौन सा आपसे सिर्फ आर्टिकल पूछ रहा है, तो आर्टिकल 324 इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपसे सिर्फ आर्टिकल पूछ के ही काम चला रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 324। यानी कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, इनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति के द्वारा जरूर इनकी नियुक्ति होती है, हटाने का अधिकार भी जो है संसद के बनाए कानून के आधार पर ही जो है इनका किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं, सातवां प्रश्न। मैं क्वेश्चन इसीलिए करा रहा हूं ताकि आप सभी जो है क्वेश्चन पहले देखें कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं और जो आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको क्वेश्चन के माध्यम से सही करने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय युक्ति भारत की देन है? पहला प्रश्नकाल, दूसरा है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, तीसरा है स्थगन प्रस्ताव और चौथा है अविश्वास प्रस्ताव। 4 प्रश्न है और आपसे बस ये पूछ रहा है कौन सा भारत का देन है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का देन कौन सा है। अगर हम बात करें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, तो ध्यानाकर्षण जो प्रस्ताव है संसद की एक विशेष युक्ति होती है और इसमें होता क्या है कि इसमें किसी सदस्य के द्वारा, मान लीजिए मैं कोई सदस्य हूं, सार्वजनिक महत्व के किसी तत्कालिक विषय पर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। मान लीजिए कोई संसद का सत्र चल रहा हो तो कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी सांसद जो है किसी सार्वजनिक विषय पर किसी भी मंत्री का, उस डिपार्टमेंट का जो मंत्री होता है उसकी तरफ उनका ध्यान आकर्षित करा सकता है। क्योंकि भारत की जो हमारी संसद है उसमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की जो है शुरुआत की गई थी। यह चूंकि ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में नहीं पाई जाती है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, और भारत के संसदीय इतिहास में 1954, याद रखना 1954 में भारत के, लिख लो, संसदीय इतिहास में, संसदीय इतिहास में, इतिहास में पहली बार प्रयोग किया गया था, पहली बार प्रयोग किया गया था। तो ध्यानाकर्षण जो प्रस्ताव है किया गया था।
वो किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर किसी मंत्री को ध्यान आकर्षित कराने के लिए किसी सदस्य के द्वारा उठाया जा सकता है। बस यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था। और चूंकि ये ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में नहीं पाई जाती है, चूंकि ये किसकी है, ये भारत की देन है, इसलिए याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे किसी, लिख लो, किसी सार्वजनिक विषय के संबंध में, सार्वजनिक विषय के संबंध में, लिख लीजिए, किसी सार्वजनिक विषय के संबंध में किसी उस डिपार्टमेंट के मंत्री को, मतलब किसी सार्वजनिक विषय के संबंध में उस विभाग के मंत्री का ध्यान आकर्षित, उस विभाग के मंत्री का ध्यान आकर्षित कराने के लिए, लिख लीजिए, ध्यान आकर्षित कराने के लिए। क्लियर है सबको? तो ये बात अब हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। यही प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा है, तो वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है भारतीय संसदीय प्रणाली की देन है। 1954 में जो है इसकी पहली बार इसे प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न जो है 8वां प्रश्न, देखिए 8वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। मैं 8वें प्रश्न को दिखा देता हूं। अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं। अविश्वास प्रस्ताव कौन सा कथन असत्य है, यानी कि नहीं पूछा है। पहला है, यह संसद द्वारा कार्यपालिका को उत्तरदायित्व बनाने का सबसे सशक्त साधन है। दूसरा, इसे विपक्षी दल समेत अनेक विपक्षी दलों द्वारा मिलकर प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा, इस प्रस्ताव के पारित होने पर सरकार के प्रति अपमानजनक होता है। और चौथा, इस प्रस्ताव के पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। 8वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, और अविश्वास प्रस्ताव किस कंडीशन में लाया गया है, आपसे सिर्फ असत्य पूछा गया है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब यह होता है, मतलब इसमें तो पूछा है कि असत्य कौन सा है, लेकिन नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है अविश्वास, मतलब हम किसी से विश्वास नहीं रखते। अविश्वास प्रस्ताव चूंकि विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और इसे स्वीकृति हेतु कम से कम जो है 50 सांसदों का समर्थन मिलना आवश्यक होता है। मान लीजिए मैं संसद का सदस्य हूं, मुझे अविश्वास प्रस्ताव लाना है, तो कम से कम 50 सांसदों का क्या होना चाहिए, समर्थन आवश्यक होता है। ऐसा नहीं उठा के चले जाएंगे। यह लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले निम्नतम जो है बहुमत बताने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। यदि सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। और इसी प्रकार यदि विपक्षी दल अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देने को बाध्य होना पड़ जाएगा। तो अगर सरकार अच्छे से काम नहीं करेगी, तो मान लीजिए 50 सांसदों ने मिलकर कह दिया कि हम तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो फिर मंत्रिपरिषद पूरा पूरा भंग हो जाएगा, यानी कि सब कुछ खत्म कहानी। तो इसको याद रखिएगा। लेकिन इसमें पहला है कि कार्यपालिका को उत्तरदायी बनाने का सबसे सशक्त साधन है, बिल्कुल सही बात है। इस विपक्षी दल समेत अनेक विपक्षी दल मिलकर प्रस्तुत किया जाता है, ये जो है ये आपका गलत है। अन्य नहीं, विपक्षी दल समेत अनेक विपक्षी दलों द्वारा मिलकर प्रस्तुत किया जाता है जो लिखा हुआ है। तो अविश्वास प्रस्ताव चूंकि संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, बल्कि लोकसभा के नियमों प्रक्रियाओं द्वारा इसे बनाया गया है। बात समझ में आया? तो संविधान में कहीं उल्लेख ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ नियम कानून ऐसे हैं कि इसे जो है बनाया गया है। लेकिन इसमें जो है ये तो सही है, ये तो बिल्कुल सही है, बी तो सही है। लेकिन इस प्रस्ताव के पारित होने पर सरकार के प्रति अपमानजनक होता है, बिल्कुल ये गलत है, ये कोई बात नहीं। अपमानजनक ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इस प्रस्ताव के पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी इसका गलत है, यहां पर अपमानजनक ऐसा कुछ नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल ही गलत जवाब है। बाकी सारे पॉइंट इसमें सही है। ये अपमानजनक लिख के इसको गलत कर दिया है, ऑप्शन सी गलत है, कोई ऐसा वो वाली बात नहीं है। तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इसीलिए लाया जाता है कि भाई सरकार काम नहीं कर पाएगी, सरकार को हम चेताएंगे कि भैया हम आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे। क्लियर सबको? याद रखिएगा। 9वां प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। 9वां प्रश्न देखिए कितना बढ़िया प्रश्न दिया है कि संसदीय पद्धति के अंतर्गत विधायिका को कौन कौन से कार्य सौंपे गए हैं, जाते हैं। पहला ऑप्शन है विधि निर्माण का, यानी कि कानून निर्माण का, सरकार के वित्तीय प्रस्तावों की स्वीकृति का, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण का, या अन्य औपचारिक कार्य के लिए। और आपसे पूछ रहा है कि 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 1, 2, 4 सही है, और ये सभी सही है। 9वां प्रश्न का सोच समझ के आप सभी जवाब देंगे। मेरा कहने का मतलब बस यही है कि मैं आप लोगों को बस यही दिखाना चाहता हूं
कि आप सभी कोई भी प्रश्न सॉल्व करो, चाहे यूपीएससी का, आरएएस का, स्टेट पीसीएस का, जो भी पेपर देते हो, क्वेश्चन अगर पूछे तो ध्यान से पढ़ो और एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करके सेलेक्ट करो, मतलब क्वेश्चन को सही कर लो। अब बात करते हैं संसदीय पद्धति की, संसदीय की बात की है तो क्या संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है? भाई विधायिका जो होती है, विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, सबका अलग अलग काम होता है। भाई तीन ही चीज तो होता है, एक होता है विधायिका, एक होता है कार्यपालिका, एक नियम नियम बनाएगा और एक नियम को फॉलो कराएगा, और एक तीसरा क्या होगा, जहां पर कुछ होगा वहां पर न्यायपालिका बैठी हुई है। सबका अलग अलग नियम है, विधायिका का अलग रोल है, कार्यपालिका का अलग रोल है, न्यायपालिका का अलग रोल है। तो विधायिका क्या करती है, कानून का निर्माण करती है, कानून बनाने का काम करती है। संसद में क्या बनता है, कानून बनता है। देश के हित में जो उचित है वो कानून आता है संसद में। सरकार की नीतियों के वित्तीय प्रस्तावों को स्वीकृति मिलती है, मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण होता है, अन्य औपचारिक कार्य जैसे जितने भी कार्य सौंपे जाते हैं तो ये सब कुछ है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बस आपसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है। और भारत में जो संसदीय प्रणाली है, ये जो हमारा संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन की देन है। किसकी देन है, ब्रिटेन की देन है। तो हमारे जो देश का संविधान चूंकि सर्वोपरि है, भारत का सभी नागरिक सबसे ऊपर कौन है, संविधान है, और हम सब संविधान के थ्रू ही जो है हम एक दूसरे को जो है अच्छे से जानते भी हैं। संविधान सर्वोपरि, कुछ भी हो तो संविधान हमारे पास है। मान लीजिए मैं क्वेश्चन पूछूं इतिहास के हिसाब से कि अगर 1857 का महाविद्रोह अगर सुपर हिट हो गया होता, उसी तरह अंग्रेज इस देश छोड़ के भाग गए होते, तो फिर क्या इस देश में मुगलिया सल्तनत आती? क्योंकि देश चलता है संविधान से, अगर कुछ भी हो तो संविधान सर्वोपरि है। हम संविधान को फॉलो करते हैं, हम न्यायपालिका के पास जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, जस्टिस के लिए जाते हैं। खैर, तो यहां पर संसदीय प्रणाली किसकी देन है, ब्रिटेन की देन है। और आपसे यही पूछा है, कानून बनाने का काम, सरकार के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति देने का काम, मंत्रिपरिषद पे नियम बनाने का काम, और जो भी औपचारिक काम होते हैं सभी काम संसदीय प्रणाली के अंतर्गत ही आता है। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न आपके सामने में, 10वां प्रश्न देख लीजिए ध्यान से। 10वां प्रश्न, चलिए 10वां प्रश्न मैं करा देता हूं। 10वां प्रश्न ध्यान से देखिए क्या क्या पूछा है। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। चलिए आप सब विचार कर लीजिए। पहला, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि से संबंधित है। दूसरा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या निम्न में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनके बारे में रिपोर्ट देने का अधिकार होगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, एक और दो सही है, केवल दो सही है, या उपरोक्त में से कोई नहीं सही है। जो लास्ट लिखा है वो लिखा है नन ऑफ दीज एबव। ठीक है, नन लिख लो चुपचाप यहां पर, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं, बस ये लिखा हुआ है। अब बताइए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कैग के बारे में आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा आपका क्या पूछ रहा है, सही है, यही पूछ रहा है, सही पूछ रहा है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या करता है? वो पोस्टमार्टम का काम करता है, जो भी फंड रिलीज होते हैं उसका पोस्टमार्टम करता है। सभी व्यक्तियों से संबंधित, चाहे वो खर्च हो, चाहे वो वेतन हो, चाहे ऋण हो, चाहे वो पेंशन के साथ भारत की संचित निधि से निकाली गई निधि का लेखा परीक्षण का जो काम होता है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। तो आर्टिकल अगर आपको याद होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा यानी कि सीएजी का जिक्र किया गया है। तो बिल्कुल पहला पॉइंट सही है, क्योंकि इसमें पहला पॉइंट में ही आपसे कह दिया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, आपसे पहले पॉइंट में कह दिया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य होगा उस प्राप्तियों का, बिल्कुल ये भी सही है। और किसी राज्य के किसी कार्यालय या निम्न में रखे गए भंडारों स्टॉकों के लिखाओं को ना, और बिल्कुल ये भी सही है। तो जाहिर सी बात है ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और यही प्रश्न आपसे उठा के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से पूछा है। सबसे बड़ा अधिकारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे कहा है, ये पोस्टमार्टम का काम करता है। जो पैसा रिलीज होता है उस पैसे का पोस्टमार्टम करता है कि सही मद में खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है। ये काम किसका होता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का ये काम होता है। तो इस तरह के प्रश्न मैंने हर तरह के सेगमेंट से प्रश्न उठाए हैं, और मेरा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग कम से कम क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप सभी से, देखिए
संविधान में उल्लिखित जो है महाधिवक्ता के पद के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? एक होता है जैसे केंद्र में क्या होते हैं, महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, वैसे ही राज्यों में क्या होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं, जो सरकारी क्या होते हैं, कानूनी विधि सलाहकार होते हैं, अधिकारी होते हैं। कौन सा कथन सत्य है? वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। दूसरा, वो राज्य सरकार का सर्वोच्च वैधानिक परामर्शदाता होता है। तीसरा, वह उस मंत्रिपरिषद के कार्यकाल तक की पदासीन रहता है जिसने उसे नियुक्त किया है। चौथा, उपयुक्त सभी। क्या इसका सही जवाब है? बस आपसे यही पूछा जा रहा है। आप जानते हैं कि केंद्र में क्या होते हैं, महान्यायवादी होते हैं, जबकि राज्यों में क्या होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं। महाधिवक्ता चूंकि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद पर बना रहता है, किंतु व्यवहार में अगर देखा जाए तो उसे मंत्रिपरिषद के कार्यकाल तक पदासीन रहता है जिसने उसे नियुक्त किया है। महाधिवक्ता चूंकि राज्य सरकार का संवैधानिक वैधानिक कहा जाए परामर्श देने का काम होता है और राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देता है जो राज्यपाल द्वारा दिशा निर्देशित किया जाता है। तो इसमें सभी प्रश्न जितने भी है सभी पॉइंट आपके सही हैं, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि राज्यों में कौन होता है? महाधिवक्ता होते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए 12 नंबर प्रश्न, फिर वही घुमा के आ गया। चलिए 12 नंबर प्रश्न फिर आ गया। चलिए 12 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है 12 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है अर्ध अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली के उत्कृष्ट उदाहरण को प्रस्तुत करता है? पहला स्विट्जरलैंड, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है अमेरिका और चौथा है जापान। कौन करता है? आपसे बस ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। 12 नंबर प्रश्न को ध्यान से अगर आप देखिए, अगर आपने पढ़ा है इस प्रश्न को तो बड़े आराम से इस प्रश्न को दे सकते हैं। हमने हर देश से कुछ ना कुछ लिया है, लेकिन फ्रांस जो है, फ्रांस ऐसे देश है जिस देश से अर्ध अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली का उत्कृष्ट उदाहरण मानता है। तो किसे लिया गया? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। फ्रांसीसी संविधान में चूंकि संसदीय शासन की अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन स्वयं होता है। जो फ्रांस के राष्ट्रपति होते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति का, जबकि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष कहां होता है? का प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है? स्वयं होता है, स्वयं होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो निर्वाचन होता है वो स्वयं होता है, यानी कि आम जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। आम जनता, जबकि भारत में कहां आम जनता करती है? तो लिखिए इसको, आम जनता द्वारा निर्वाचित, आम जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, या सभी जानते हैं कार्यकाल जो टेन्योर पीरियड होता है कितना होता है? कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जैसे अपने क्या होता है वैसे वहां भी होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, बात समझ में आया सभी को। लेकिन अर्ध अध्यक्षता प्रणाली में राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संचालन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए कि अध्यक्षात्मक मतलब राष्ट्रपति शासन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रपति क्या होते हैं? राष्ट्राध्यक्ष होता है। दूसरा, राष्ट्रपति सरकार का भी प्रमुख होता है। तीसरा, राष्ट्रपति का निर्वाचन समानता जनता और प्रचंड मतदान के अंतर्गत होता है। चौथा, राष्ट्रपति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। और पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है? केवल एक सही है, केवल एक और 3 सही है, 1 2 4 सही है और ये सभी सही है। आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए कौन सा उत्तरदायी मतलब कौन सा कथन सत्य है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन आपका क्या है, कौन सा कथन आपका सत्य है, यही तो पूछ रहा है। अब एक बार बताइए कि अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली के संबंध में पूछ रहा है और आप मुझे ये बताइए कि राष्ट्रपति सरकार का भी प्रमुख होता है, क्योंकि संसद से लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति के मिलने से बनता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानता जनता द्वारा प्रत्येक मतदान के अंतर्गत होता है। अध्यक्षात्मक मतलब राष्ट्रपति शासन प्रणाली के संबंध में कई कथन सत्य हैं, जैसे व्यवस्था राष्ट्रपति राज्य एवं सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। इस व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों में राष्ट्रपति का बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसी व्यवस्था चूंकि अमेरिका, ब्राजील और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में पाई जाती है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था के स्वरूप में ही राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रित होता है, इसीलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली भी कहा जाता है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति क्या करते हैं? प्रत्यक्ष जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, जबकि अध्यक्षात्मक
व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तो इस कंडीशन में जब भी अधिरात्मक शासन प्रणाली में पूछा है तो सभी के सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी, और सब सही है। क्लियर है सबको? तो इसको याद रखिएगा। अभी शुरुआत है और शुरुआत में ये चीजें आप लोग जान रहे हो, और सारे प्रश्न देखिए मैं धन विधेयक के बारे में लेके आया। अभी बजट आया है, मनी बिल देखिए क्या होता है, धन विधेयक। धन विधेयक के अतिरिक्त कोई विधेयक जिसे राज्य विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया हो उसे विधान परिषद अपने पास कितने समय तक रोक सकती है। मान लीजिए जैसे लोकसभा हमने पढ़ाया कि इस बार के 2025 के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया होता, मैंने पढ़ाया भी है। जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख लेंगे, तो वो पढ़ाया है मैंने। और इस देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया। मान लीजिए धन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया तो राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है, या धन विधेयक विधानसभा में पारित हो गया तो विधान परिषद कितने दिन तक रोक सकती है। तो विधान परिषद सिर्फ और सिर्फ इसमें कहा गया है 3 महीने तक रोक सकती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। धन विधेयक के अतिरिक्त, इसमें चूंकि पूछा प्रश्न में कि धन विधेयक के अतिरिक्त बताइए कोई विधेयक जिसे राज्य विधानसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है तो उसे विधान परिषद प्रथम बार में 3 महीने तथा द्वितीय बार में अधिकतम 1 महीने तक रोक सकती है। उसे विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक ही रोक सकती है। याद रखिएगा, किसी भी साधारण विधेयक को क्या कर सकती है, साधारण कोई विधेयक है तो उसको 4 माह तक रोक सकती है। 4 माह तक रोक सकती है, 4 माह तक रोक सकती है। याद रखिएगा ये भी बात। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चूंकि धन विधेयक को छोड़ के बात की जा रही है किसी विधेयक को। अगला क्वेश्चन, और ये जो है आज का सबसे मुझे लगता है कि ये लास्ट प्रश्न है, और इस लास्ट प्रश्न में थोड़ा सा टाइपिंग एरर आ रही है, और मुझे लगता है कि देखिए मैं क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूं, मैं ऐसे दिखा देता हूं आप सभी को, अब समझ में आ रहा होगा, और मैं इसको बड़ा कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि दो एक ही में मर्ज हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं करके दिखा दूंगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक को विधान परिषद 14 दिनों के अंतर्गत विधानसभा को लौटाना होता है। राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। कौन सा कथन असत्य है? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक और 2 सही है, ना तो 1 ना तो 2 सही है। अब धन विधेयक के प्रश्न आया है मनी बिल को लेकर कि विधान परिषद कितने दिनों तक रोक सकती है, क्योंकि साधारण विधेयक की बात नहीं है, इसमें विधान परिषद की बात इसमें की गई है। और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहला तो बिल्कुल सही बात है, एकदम पहला तो सही है, लेकिन राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो ये याद रखिएगा, राज्यपाल के पास जरूर भेजा जाता है, लेकिन राज्यपाल के पास सिर्फ 3 विकल्प होता है। पहला विकल्प क्या होता है? वह विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान कर सकता है। दूसरा, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है जिससे विधेयक स्वतः समाप्त हो जाता है। तीसरा, वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए सुरक्षित भेजता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो राज्यपाल चूंकि धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानसभा को वापस नहीं करता है, जबकि यहां पर लिखा है लौटा सकता है, ये गलत है। तो ये कौन सा हो जाएगा? चूंकि असत्य पूछा है तो ऑप्शन बी इसका असत्य है, बाकी सब सही है। ऑप्शन बी क्या है? गलत है। तो आपसे सिर्फ बी ही पूछा था, इस प्रकार क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति राज्यपाल ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है, पुनर्विचार के लिए न लौटा सकता। 3 कंडीशन होते हैं इसके पास। विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दे, मैं लिख देता हूं यहां पर 3 कंडीशन होते हैं इसके पास। विधेयक को, कंडीशन में बता देता हूं, विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दे, स्वीकृति दे दे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये होता है कि विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है जिससे विधेयक स्वतः समाप्त हो जाता है। लिख लीजिए, जिससे विधेयक स्वतः समाप्त हो जाता है, विधेयक स्वतः समाप्त हो जाता है। और तीसरा है कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु, विचार विमर्श करने के विचार हेतु सुरक्षित रख सकता है। लिख लीजिए, सुरक्षित रख सकता है। तो 3 कंडीशन में ये काम कर सकता है। तो विधेयक को अपनी स्वीकृति दे देगा, या विधेयक पर अपनी स्वीकृति को रोक सकता है जिससे विधेयक समाप्त हो जाएगा। और तीसरा है विधेयक को राष्ट्रपति विचार हेतु किसके पास? राष्ट्रपति के पास रख सकता है, मतलब राज्यपाल। 3 कंडीशन है राज्यपाल के पास।
अच्छा, अब क्वेश्चन में यही तो पूछा था ना कि राज्यपाल धर्मविधि को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, तो क्यों लौटाएगा भाई? अधिकारी नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? गलत जवाब हो जाएगा। तो बी ही पूछा था, ऑप्शन बी पूछा था, तो ऑप्शन बी क्या है? ये हमारा गलत है, बाकी सब सही है। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर आपको पाने हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई भी क्लास हो डायरेक्ट आपके पास नोटिफिकेशन क्या हो जाए, डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, जिससे कि हो कि भाई आप जो है सारी चीजों को अच्छे से करने की स्थिति में रहे। मेरा पूरा कोशिश यही रहता है कि जितना भी मैं प्रश्न करा रहा हूं, आप लोग को एकदम प्रश्न समझ में आने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर प्रश्न समझ में आने चाहिए, जिससे कि ये लगे कि हम जो तैयारी कर रहे हैं, देखो तैयारी करना और पढ़ना और क्वेश्चन सॉल्व करना तीनों अलग चीज है। पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, लेकिन क्या हम कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या हम उस क्वेश्चन से कुछ सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? हमने इलेक्शन कमीशन से प्रश्न उठाया, हमने डीपीएसपी से प्रश्न उठाया, हमने फंडामेंटल राइट से प्रश्न उठाया, हमने मनी बिल से प्रश्न उठाया, हमने निर्वाचन आयोग से प्रश्न उठाया, हमने सीएजी से प्रश्न उठाया, हमने पंचायती राज व्यवस्था से प्रश्न उठाया, हमने त्रिस्तरीय द्विस्तरीय से प्रश्न उठाया कि बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। अब आपका काम है कि जब पॉलिटी का सेशन आप पढ़ते हो तो आप जाके बलवंत राय मेहता समिति को अच्छे से पढ़िए, अशोक मेहता समिति को अच्छे से पढ़िए, जितने भी इसके साथ साथ जितने भी मैं आपको कैग क्या है, महाधिवक्ता क्या होते हैं, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल किसे कहते हैं, सीएजी क्या होता है, किसने उसे जो है बड़ा अधिकारी कहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि बहुत सर्वोच्च पदाधिकारी है। तो जितने भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उससे क्वेश्चन में उठा रहा हूं, आपका काम यह है कि आप जाकर जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को अपने पे ले जाइए और उसके बाद जो आप तैयारी कर रहे हैं उसको अच्छे से रिकॉल करते रहिए। मेरा काम यह है कि मैं रोज 15 क्वेश्चन का एक श्रृंखला लेके आऊंगा, चाहे हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी हुआ, सभी से प्रश्न लेकर आऊंगा और आपके सामने कराने का पूरा प्रयास करूंगा। तो बने रहिए चैनल पे। जो नए हो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई क्लास हो, जब भी कोई हो, तो आपको डायरेक्ट आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।